स्वास्थ्य की पाठशाला की आज एक और कड़ी। आज स्वास्थ्य की पाठशाला में हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, जो हमारे मित्र भी है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। इन्होंने सर्जरी विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स में ब्रेस्ट सर्जरी की और एंडोक्राइन सर्जरी की यूनिट और उसका विभाग स्थापित किया, उसमें एमसीएच का कोर्स स्थापित किया। और इसलिए आज की स्वास्थ्य की पाठशाला का विषय है महिलाओं में होने वाले स्तन की समस्याएं, और स्तन के रोगों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, नमस्कार। आपका तो एक 4 दशकों का अनुभव है और आपने कार्डिफ में और अमेरिका में, टाटा अस्पताल में, मुंबई में और स्वयं भी बहुत सा काम करके ब्रेस्ट के बारे में आपने बहुत सी जानकारी की है। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने बहुत सारी लोगों के लिए गाइडलाइंस लिखी है। आप पब्लिक हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो आज की चर्चा थोड़ा बहुत ब्रेस्ट से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ पे करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट अब एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, आप शायद एग्री करेंगे। और जो महिलाओं के मन में रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उन पे भी हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे और चाहेंगे कि सूक्ष्म में आप उनका उत्तर दें। ब्रेस्ट जो होता है वो कहते हैं स्तनधारी प्राणियों में, जिनको अंग्रेजी में मैमल्स कहते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, पशुओं में तो आपने देखा होगा कि एक मिल्क लाइन होती है जिसको कहते हैं एक्जिला से ग्रॉइन तक। वो हमारे यहां से बगल से शुरू होके और नीचे ग्रॉइन तक चली जाती है और तमाम टीट्स होते हैं। गाय में और भैंस में आपने देखा है कि ब्रेस्ट एक जगह सीमित पीछे की तरफ होते हैं, जहां उसमें 4 निपिल होते हैं, यानी थन जिसको आप कह देते हैं। महिलाओं में एक जोड़ी ब्रेस्ट होता है, और ब्रेस्ट जो है हमारे यहाँ सेक्स का ऑर्गन मानते हैं, और इसको लैक्टेशन अर्थात प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए मिल्क सिक्रीशन का ऑर्गन मानते हैं, क्योंकि ह्यूमंस बच्चों को जन्म देते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे विश्व का कार्यक्रम है कि नवजात शिशु को 6 महीने तक माँ का ही दूध पीना है। तो ब्रेस्ट जो है वो माँ के दूध का एक मूलभूत स्रोत है। तो ब्रेस्ट जो है वो कैसे और कब डेवलप होता है, इस पे आपसे छोटा सा सवाल पूछ लें। और कहाँ से डेवलप होता है? कोई कहता है पसीने की ग्रंथि है ये। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर के लिए आपको, और इस स्वास्थ्य की पाठशाला स्थापित करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे अधिक कैंसर है जी। तो ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस जी। और ये पूरे विश्व में इसकी इंसिडेंस यानी कि प्रतिवर्ष होने की जी। संख्या जी। बढ़ रही है। जी। और पहले ये सिर्फ पाश्चात्य देशों में, अंग्रेजों में या कॉकेशियन जो व्हाइट रेस का कैंसर माना जाता था, अब ये तेजी से हमारे एशिया में भी, भारतवर्ष में भी और सभी देशों में इसकी संख्या बढ़ी है। जी, पर स्तन का विकास कैसे होता है? जैसे एक 12-13 साल की बच्ची के अंदर स्तन का विकास होता है, तो ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है। स्तन क्या होते हैं? स्तनधारी मैमल के बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, और स्तन कैंसर पे भी आते हैं हम लोग। अवश्य। तो यदि आप 7-8 साल के बच्चे को देखें, तो मेल बॉय में और फीमेल गर्ल में एक छोटा सा बटन, कोई फर्क नहीं, एक बटन मात्र रहेगा निपल के स्थान पे। तो करीब 10 या 11 वर्ष यानी कि पीरियड मीनार्के शुरू होने के 1 वर्ष पूर्व, जी, जिसको कि अंग्रेजी में टेलार्के कहते हैं, जब स्तन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अभी महीना प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन 1 वर्ष पहले से ही शरीर में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे भविष्य में, उनकी स्थापना हो जाती है। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, पहला ईस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, तमाम हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वो महिलाओं में थोड़े ज्यादा सिक्रीट होते हैं, और उसके इफेक्ट से स्तन जो है 9-10 साल की उम्र में ग्रो करने लगता है। जी, छोटी लड़की में जल्दी होगा और बच्चे में, बॉयज में, लड़कों में कम होगा। जी। तो 10-11 वर्ष से वो छोटी छोटी पहले ईस्ट्रोजन के प्रभाव से उसमें डक्ट्स बनेंगी पहले, जी। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा जिसमें एस्ट्रोजन काम कर चुका है, यानी कि टिश्यू विच इज प्राइम्ड बाय एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन उसमें काम करेगा
और वो फिर उसकी और ब्रांचिंग करेगा डक्ट की, उसमें सिक्रीशन करेगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से उसमें थोड़ा टिश्यू के बीच में जल भी इकट्ठा हो जाता है, और ईस्ट्रोजन से प्रभाव से थोड़ा सा फैट इकट्ठा हो जाता है। ये सब प्रभाव करीब 10, 11, 12, 13 वर्ष तक होते हैं। जी। फिर अभी तक निपल नहीं बना, उनका उभार नहीं आया है, पूरा एक समतल, एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। करीब 14 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में जो लड़कियों में देखेंगे आप, तो उस समय दूध की नलियां तेजी से बढ़ने लगती हैं जी। जिसके प्रभाव के कारण वो पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि जी। रिजिड चेस्ट वॉल है, जी। तो सिर्फ आगे ही बढ़ सकती हैं वो नलियां। जी। तो जी। उसके कारण निपल आगे प्रोट्रूड हो जाता है, उभर आता है, जी। तो जिससे निपल बन जाता है, उभार आ जाता है, और बाद में जिससे स्तनपान बच्चे तो को किया 14 जाता से 16 साल में लड़कियां जो है पूर्णतः कहिए कि परिपक्व हो जाती है। है। जी जी। और देखा भी गया एक जमाने में जब 14, 15, 16 साल की लड़की की शादी हो शादी हो जाती थी, जाती थी, तो वो पूरा तरीके से बच्चे को दूध भी शिशु को पिलाती दूध थी। पिलाती हाँ, थी। अब हालांकि शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है। जी तो स्तन में जो है वो कहते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। जी। जिस प्रकार से हमारे शरीर में पसीना सिक्रीट होता है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है। अब ये बताएं कि मैं जैसे स्तन के अंदर अनेक विकार होते हैं, लक्षण होते हैं। कभी महिलाओं के निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कभी उसमें पीड़ा खून हो भी आ जाती जाता है, कभी निपल के अंदर सफेद दूध जैसा पदार्थ आ जाता है, जबकि महिला ना तो प्रेग्नेंट है ना उसके गोद में बच्चा है। इसको निपल डिस्चार्ज कह देते हैं। जी। कभी दर्द होता है स्तन में, जिसको मैस्टेल्जिया है, स्तन का दर्द कह देते हैं। अवश्य। कभी गांठ हो जाती है। गांठ को लोग कह देते हैं कि साहब बेनाइन गांठ भी होती है और मेलिग्नेंट गांठ भी होती है। जरूर। और कभी कभी कहते हैं स्तन में एक एकल गांठ नहीं है या दोकल गांठ नहीं है, स्तन में गठीलापन है, जिसको नॉडुलैरिटी कहते हैं। तो आपने पब्लिक हेल्थ पढ़ी है, आप अभी बता रहे थे कि जैसे आपने ब्रेस्ट क्लिनिक की, तो जो 8 या 10 या 100 महिलाएं आती हैं, उनमें से कितनी महिलाओं को कौन सा लक्षण से वो प्रेजेंट करती हैं? कितनों में आपको लगता है, अभी जो आपने चर्चा की थी कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, महिलाओं का में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, तो किस अनुपात में यह लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 100 में से महिलाओं में जिनमें स्तन की कोई भी बीमारी है, ब्रेस्ट क्लिनिक में आ रही हैं, उनमें करीब 80 में स्तन का पीड़ा यानी कि ब्रेस्ट पेन या मेस्टैल्जिया नामक बीमारी से ग्रसित होंगी पर वो। हमने सुना है डॉक्टर साहब कि बहुत लोगों को एक्चुअली दर्द होता नहीं है, वो सोमेटाइज करती हैं। सोमेटाइज को मेडिकल में ये कहते हैं कि भाई उनको लगा, उन्होंने कहीं सुना उनकी सहेली को, चाची को, मामी को, मौसी को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था, उनको हल्का सा दर्द हुआ, और वो कैसे कहें कि साहब डॉक्टर पे ये तो जाके कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब हमें डर लग रहा है, स्तन में कहीं कुछ गांठ नहीं है, और स्तन दिखाना है हस्बैंड से, जेठ से घर में, तो वो आके कहती है स्तन में दर्द हो रहा है। तो इसको सोमेटाइजेशन ऑफ सिम्टम कहते हैं। तो हम लोग क्लिनिक में कहते हैं भाई 80% महिलाओं को दर्द होता है, लेकिन जब आप उनसे खुल के बात करें कि भाई क्या इतना दर्द है, कि इतनी असहनीय पीड़ा है, नहीं डॉक्टर, और यदि हम आपको कह दें आपका जांच करके, परीक्षण करके कि आपके स्तन में कोई कैंसर नहीं है, तो आप उससे खुश हैं और दर्द का आपको इलाज नहीं चाहिए। तो इस जो 80% दर्द है, इसमें कौन सा दर्द वास्तव में दर्द है और कौन सा दर्द दर्द लेके वो आए हैं लेकिन मन में कुछ और बैठा है? 80 में करीब 70 तो शायद उनको स्तन की वास्तविक पीड़ा होगी, लेकिन ये उस समय आपको शायद ना पता चले। जी। तो इसलिए हम लोग उनको एक पेन चार्ट देते हैं, स्तन दर्द चार्ट। तो वो दैनिक पीड़ा होती है, उसको वो लिखती रहती हैं प्रत्येक दिन। फिर 1 महीने बाद जब आती हैं, तो हम उसको देखते हुए बताते हैं, हाँ इनको वास्तव में पीड़ा है, क्योंकि नित्य होगी पीड़ा। और अगर सिर्फ सोमेटाइज कर रही है जैसे आपने कहा, तो वो शायद 1-2 दिन होगी, फिर ठीक हो जाएगी, और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। लेकिन जो वास्तविक पेन तो ये होगा, जो स्तन का दर्द है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेशन भी होता है? अवश्य, क्योंकि ये अधिकांश महिलाओं में हार्मोन से संबंधित है। जैसे मासिक हो गया, तो मासिक के तुरंत बाद ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन करीब 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। फिर फर्स्ट 14 डेज में, जिसमें कि फॉलिकुलर फेज कहते हैं, उसमें हार्मोन ईस्ट्रोजन सिर्फ बनता है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से, जो कि पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी से निकलता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के, माहवारी के, उसमें फिर ओवुलेशन होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर फट जाएगा, उससे ओवा निकलेगा, और इसके पश्चात फिर कॉर्पस लूटियम बनता है एलएच हार्मोन के कारण।
ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, वो भी एंटी पिट्यूटरी से ही निकलता है जी। उसके प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम से दो प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। तो इनका शरीर जो अनुपात है बड़ा अनुपात भी इंपॉर्टेंट है और जितनी इनकी मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है प्रारंभिक फॉलिकुलर फेज की। और ईस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म के पहले आधे भाग में, पहले 1 से 14 दिन के बीच। जी, तो दूसरे भाग में जैसे ल्यूटियल फेज कहेंगे, दूसरे 14वें दिन इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो इनका प्रभाव कुछ ऐसा होता है जैसे आप खेत में किसान कोई यूरिया खाद डालता है मान लीजिए, तो वो सिर्फ यूरिया डाली तो थोड़ा पौधा ग्रो करेगा। अब यूरिया के बाद उन्होंने मान लीजिए पोटास भी डाल दिया, बताया उनको कृषि विज्ञान वालों ने, तो फिर और तेजी से बढ़ जाता है। तो समझ लीजिए कि स्तन के जो दूसरे प्रभाव में, दूसरी फॉलिग्राफियन जो ल्यूटियल फेज में 2 हार्मोन डाले गए, 2 खाद डाली जा रही है, यूरिया भी डाल रही, पोटाश भी डाल रहा। तो स्तन के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और ये इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं कि वो उसमें आपस में दबाव डालते हैं और जो नर्व होती हैं, जो पेन की नर्व्स होती जिसकी हैं, वजह से स्तन में दर्द होता पीड़ा है, होती है, दबाव छूने होता से है, दर्द होता है, छूने जिसको से भी दर्द टेंडरनेस होता है, कहते हैं। टेंडर। और इसको इसमें क्या परीक्षण जांच करते हैं स्तन के दर्द में? एक तो आपने बताया पेन चार्ट करके देख लिया कि वो पीरियड से कितना उसका कैसा रिलेशन है, और पीरियड के पहले हो रहा है या पीरियड के आने पे वो समाप्त हो जाता है, जिसको साइक्लिकल मेस्टैल्जिया कहा गया है। जी, और इसके अंदर स्तन का परीक्षण करते हैं। आपकी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपने स्तन के परीक्षण के बारे में बताया। बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि स्तन का परीक्षण महिलाओं को स्वयं कैसे करना चाहिए, या आप लोग हम लोग कैसे करते हैं? तो स्वतः स्तन का परीक्षण, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीइंग इन सिटिंग। तो पहले बैठे हुए या खड़े होके शीशे के सामने मासिक के 1 सप्ताह बाद करना है। जैसे पहली तारीख का आपको मासिक समाप्त हुआ है तो 7वीं तारीख को करना है आपको। और ऐसे दोनों हाथ आप कमर पे रख लीजिए और ये देखिए कि दाहिने और बाएं स्तन में कोई फर्क तो नहीं है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एसिमेट्री कहते हैं। जी। तो उसमें कोई परिवर्तन दिखे उसके आकार में, उसकी साइज में, निपल एरियोला के दिशा में, ऊपर नीचे एक है, एक निपल अंदर धंस रहा है, उसके फिर उसमें रंग परिवर्तन देखें, उसमें कोई रक्त तो निस्राव तो नहीं हो रहा है निपल से, या कहीं और घाव। ब्रेस्ट को शीशे के अंदर देखना है, ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया है, कोई गांठ गिनती तो नहीं हो गई है। फिर अगला स्टेप, दूसरा स्तर है जैसे नमस्ते करते हैं ऐसे हाथ ऊपर कर लीजिए और फिर पुनः देखिए 2 खास चीजें देखनी है, निपल अंदर तो नहीं धंस रहा या त्वचा अंदर तो नहीं, डिंपल तो नहीं। हाथ ऊपर करने से जो हमारे चेस्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वो खिंच जाएंगे। तो अगर ब्रेस्ट जो कि चेस्ट के मसल के ऊपर है, जो कि लटका हुआ है, वो हाथ ऊपर करने से थोड़ा उठता है, तो उस उठते समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं वो दिख जाता है। तो अगर दोनों ब्रेस्ट में कोई एसिमेट्री है तो वो हाथ ऊपर करने से और ज्यादा दिख जाएगी। तो 2 विशेष लक्षण देखने हाथ ऊपर पे, डिंपल तो नहीं पड़ रहा त्वचा में या निपल अंदर तो नहीं है। देखिए फेस में किसी सुंदर स्त्री के डिंपल पड़ता है तो वो सुंदरता की निशानी कहते हैं। हमारी कैसी फिल्म एक्ट्रेसेस है जैसे मिसेस शर्मिला टैगोर जी को फिल्म में डिंपल पड़ता था, प्रीति जिंटा जी, ऐसे आदि और अनेक सुंदर महिलाएं हैं जिनके डिंपल तो चेहरे में सुंदरता की निशानी है, लेकिन डिंपल अगर स्तन में हो तो वो गंभीर विषय है, उसको तुरंत जांच कराना चाहिए। स्तन का डिंपल जो है वो ब्यूटी पॉइंट नहीं है। हाँ, वहां तो ब्यूटी पॉइंट था लेकिन यहाँ गंभीर। जी। फिर हम महिला को कहते हैं कि आप एक लेट जाइए तखत में या हार्ड बिस्तर पे और एक छोटी सी तकिया यहाँ कंधे के नीचे लगाएंगे और हाथ को ऐसे माथे के ऊपर रख लेंगे। इस स्थिति में स्तन पूरा सपाट हो जाता है और फैल जाता है, क्योंकि खड़े होने में या सिटिंग में स्तन एक गोलाकार कोनिकल स्ट्रक्चर है, छोटी सी गांठ हमसे मिस हो सकती है, इसलिए हम महिला को कहते हैं कि लेट जाइए और एक छोटी सी तकिया लगा लीजिए कंधे के नीचे और हाथ को ऊपर रख लीजिए और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों से, हमारे हाथ के इस 3 उंगलियों में सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है, यानी कि ये टच और प्रेशर की सबसे ज्यादा सेंसेशन यहाँ पे है हमारी। तो इसलिए हम इसको पैड ऑफ 3 फिंगर्स कहते हैं। तो ये पैड ऑफ 3 फिंगर्स से फिर हमें महिला को स्वतः स्तन की जांच करनी है, जैसे कि घड़ी का एक डायल हो। तो ये 12 बजे जो कॉलर बोन है यहाँ पे, घड़ी के डायल की तरीके डायल के समान चारों ओर ब्रेस्ट पे हाथ फेरना है और 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से लेके और गोल गोल देख के, और फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में निपल के ऊपर भी। फिर निपल की विशेष नलियां होती हैं, मिल्क डक्ट्स जिसे कहते हैं। याद रहे कि स्तन में
करीब 80 या 90% कैंसर सिर्फ दूध की नलियों से होता है, जिसे डक्टल कैंसर अंग्रेजी में कहते हैं। 10% लोब्यूल से, यानी कि मिल्क पैदा करने की ग्रंथि से होता है, इसे लोबुलर कैंसर कहा जाता है। तो दूध की नली एग्जामिन करना बहुत आवश्यक है। उसका बनाने का तरीका यह है कि निपल को ऐसे पकड़ लें और उसको, जैसे मान लीजिए ये निपल का टिप है, तो उसको 2 बार साइड टू साइड ऐसे ऐसे घुमाएं और फिर 2 बार ऊपर नीचे, तो एक बार साइड टू साइड घुमाया और फिर ऊपर नीचे घुमाया। तो ये महिलाएं स्वयं कर सकती हैं, सपाट हाथ की इन 3 उंगलियों से, डायल ऑफ द क्लॉक के तरीके से, और इसी प्रकार से दूसरे हाथ को ले जाके दूसरे तरफ का स्तन देख लें। ये 3 स्टेप में आपको अनुराग जी ने स्तन का स्वयं एग्जामिनेशन बताया। और यदि ऐसा करते समय दूध की नलियों से कोई रक्त आए, रक्तस्राव हो या पानी निकले, तो वो भी गंभीरता का विषय माना जाता है, क्योंकि वो कैंसर का तो अगर कोई आपको गांठ गिल्टी लगे, कहीं डिंपल लगे, या दूध की नली से, निपल से कोई रक्तस्राव या पानी भी या ब्लड आ रहा हो, तो जरूर अपने डॉक्टर को, अपने स्पेशलिस्ट को उसका वर्णन कर दें। ये तो डॉक्टर साहब आपने बगल की गिल्टियां भी देख लें, बगल की गिल्टियां जरूर देख लें यहाँ पे, हो जाता है और इसको देख लें। चलिए, समय तेजी से बढ़ रहा है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे आपने बताया कि 100 लोग आए तो 70 को ब्रेस्ट में पेन होता है, और उनको आपने कहा भाई एग्जामिन किया, जो आपने विधि बताई उस विधि से डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, आगे लेटा के, पीछे लेटा के और छाती को, और काफी जो ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो एग्जामिन करके ही जान जाते हैं कि एक अलग से गांठ है कि गठीलापन है, कि अंदर कोई चीज गड़बड़ है या नहीं है। उसके बाद 4-5 जांचें बड़ी कॉमन है डॉक्टर साहब। तो ब्रेस्ट में जो कॉमन जांचें हैं, जैसे सोनोग्राम है, मेमोग्राम, इनके बारे में बहुत सूक्ष्म है और जल्दी से बताएं। जी। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं हम स्तन का, उससे स्तन में कोई ग्रंथि होगी वो दिख जाएगी, दूध की नलियों में कोई अगर गांठ है वो पता चल जाएगी, और बगल की गिल्टियों यानी एक्जिला के नोड भी पता चल जाएंगे। और अगर सॉलिड ठोस गांठ है या उसमें पानी भरा है तो पता चल जाएगा। तो जी, इसमें एक बात मैं कह दूं जो हो रही है, और पता नहीं आप उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, कि बहुत लोग गली गली अल्ट्रासाउंड, हर शहर में, हर कस्बे में तक अल्ट्रासाउंड लग गया है, और अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ गिल्टी लिख देते हैं लोग, और जबकि वास्तव में कोई गिल्टी होती नहीं। अब वो महिला उस अल्ट्रासाउंड को लेके उसने बायोप्सी भी करा ली, और बायोप्सी में भी कुछ नहीं निकला, और नहीं साहब अल्ट्रासाउंड में तो गांठ निकली। तो अल्ट्रासाउंड जो है बड़ा कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये मैं जरूर आप अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अल्ट्रासाउंड में लिखी हुई गांठ या गिल्टी जो है वो हमेशा कोई गांठ गिल्टी नहीं होती। अल्ट्रासाउंड में भी अक्सर एक आभास होता है, आभास हो जाता है कि गांठ या गिल्टी का। दूसरी जांच बताएं। इसलिए मैमोग्राम, जो कि स्तन का विशेष एक्सरे है, और आजकल डिजिटल रूप में आ गया है, जिससे कि रेडिएशन की किरणें बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है। तो मैमोग्राम 2 रूप में किया जाता है। जैसे महिला बैठी है स्पेशल टेबल पे, तो ऊपर से सिर की तरफ से किरणें आएंगी और पैर की तरफ जाएंगी, उसको क्रेनियोकॉर्डल व्यू कहते हैं। और दूसरा होता है एक सगल में, जो यहाँ पे बगल में एक्सरे प्लेट लगी है और अंदर की तरफ से किरणें आ रही हैं, उसको मीडियो लेटरल व्यू कहते हैं। 2 व्यू लिए जाते हैं। और फिर स्क्रीनिंग जो करते हैं ब्रेस्ट की, उसमें भी हमने सुना 2 प्लेन में मैमोग्राम करते उसमें भी 2 लेते हैं। तो जो महिलाएं विदेशों में जहां पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, वहां पे हर महिला जो 50 साल की हो गई है उनको 2 साल में एक बार स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है, और उनका 2 प्लेन में एक्सरे मैमोग्राम होता है, जैसा कि प्रोफेसर अनुराग ने बताया कि क्रेनियोकॉर्डल यानी ऊपर से नीचे की एक तरफ से किरणें आएंगी, एक तरफ से प्लेट के ऊपर इमेज कास्ट होगी, और इस प्लेट को देख के रेडियोलॉजिस्ट और जो जानकार लोग हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें, जो कि नॉन पैल्पेबल, बिल्कुल हाथ से छूने से पता नहीं पड़ता, सूक्ष्म है, सूक्ष्म कैंसर की शुरुआत तो नहीं है, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो एक एक्सरे हो गया डॉक्टर साहब, एक मैमोग्राम हो गया। आजकल लोग बड़ा महंगा टेस्ट ब्रेस्ट की एमआरआई करा रहे हैं जी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस है जी। तो एमआरआई ब्रेस्ट की करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, या केवल स्पेशलिस्ट को ही करानी चाहिए? हाँ, केवल स्पेशलिस्ट को ही कुछ विशेष स्थिति में कराना चाहिए। एमआरआई को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, अर्थात यदि अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोई डिस्कॉर्डेंस है, मतलब लग तो रहा है कि कोई गांठ नहीं है, लेकिन मैमोग्राम सामंजस्य न हो, इसको कहते हैं कि प्री टेस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आपने हाथ से देखा, छुआ और देखा कि बहुत कड़ी गांठ है, गांठ में अल्सर हो गया है,
तो आपको देखते ही छूते ही आभास हो जाता है भाई ये तो कैंसर है, और आप शर्त लगाने को तैयार है 100 में 99.99 रुपए की कि भैया ये तो कैंसर है। तो उसमें फिर एमआरआई का रोल नहीं बचता। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि एमआरआई में, अल्ट्रासाउंड में, मेमोग्राम में सामंजस्य नहीं होता, और मन में रह जाता है कि भाई थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, हम छोड़ तो नहीं रहे, और कहीं बेनाइन और मेलिग्नेंट पे ये तो नहीं है, बहुत थोड़ा सा बड़ा ब्रेस्ट है, मोटा ब्रेस्ट है, उसके अंदर पता नहीं चल रहा, उसी केस में हम लोग एमआरआई कराते हैं। और सीटी स्कैन का ब्रेस्ट में क्या रोल है डॉक्टर साहब? अक्सर सीटी स्कैन का अधिकांश महिलाओं में कोई रोल नहीं है स्तन के लिए। आजकल कुछ रिसर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश महिलाओं में हमें स्तन की डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन स्तन के लिए सेंसिटिव नहीं माना गया है, लेकिन अंदर चेस्ट का यानी फेफड़े का अवश्य कराना है यदि कैंसर बढ़ा हुआ है। लिवर का भी कराना है, अब्डोमेन का भी। लिवर और पेट और फेफड़े का तो सीटी स्कैन होता है। एक चीज चलिए डॉक्टर साहब, पेट सीटी जी, तो मैं बता दूं कि पेट सीटी एक तरीके का बायोलॉजिकल सीटी स्कैन है, जिसमें एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा ग्लूकोज का एक प्रकार है, ग्लूकोज का प्रकार, जिसको कि कहना चाहिए रेडियो केमिकल, रेडियो आइसोटोप दिया जाता है, जो जाके कैंसर के पास चिपक जाता है, और तब पूरे शरीर का सीटी करते हैं। तो जिन महिलाओं में कैंसर की हमें स्टेजिंग करनी है, ये देखना है कि स्तन का कैंसर फैल के कहीं लिवर में, कहीं लंग में, कहीं दूर की गिल्टियों में या हड्डियों में तो नहीं बैठ गया है, तो पेट सीटी करते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब बात हो गई ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, क्या क्या टेस्ट होते हैं। अब बहुत ज्यादा लोग डरते हैं डॉक्टर साहब बायोप्सी से। तो एक तो पहले ये बता दें कि बायोप्सी के बिना इलाज नहीं शुरू होगा, और बायोप्सी से डरना नहीं है। आप अपना बात अपने मुंह से रखें। जी हाँ, तो अधिकांश लोग डरते हैं कि बायोप्सी नहीं कराना, बायोप्सी नहीं, सुना है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है आदि आदि, लेकिन बिना बायोप्सी के प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि बीमारी कैंसर जैसी जटिल है या ट्यूबरक्लोसिस है। भारत में ट्यूबरक्लोसिस भी कभी कभी होती है, और एक बिनाइन ट्यूमर होता है, इसको फाइलॉइड्स ट्यूमर कहते हैं। तो हर बीमारी का इलाज अलग, फाइलॉइड्स का कुछ और इलाज है, ट्यूबरक्लोसिस का तो दवाई एंटी टीबी ड्रग देते हैं आप 6 से 9 महीने तक, और कैंसर में तो अलग इलाज ही है। बायोप्सी में ब्रेस्ट तो कैंसर बिना बायोप्सी के सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम कि क्या बीमारी। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का नहीं है, 4-5 प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी भी थोड़े थोड़े इलाज अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इनको मॉलिक्यूलर सबटाइप्स कहा गया है, ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, ल्यूमिनल ए, जिसको कहते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव या हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव, और HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव, और एक ट्रिपल नेगेटिव, जिसमें तीनों नेगेटिव। ये 5 प्रकार के जो ब्रेस्ट कैंसर हैं, इनकी विवेचना भी अब परमावश्यक है, और ये विवेचना बिना बायोप्सी के नहीं हो। एक बात मैं अनुराग जी और अपने मरीजों से कहता हूँ कि भैया देखो, हम डॉक्टर हैं, हमसे कोई कहे कि डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द हो रहा है, मैं ड्रॉर खोल के उसे सर दर्द की गोली दे देता हूँ। हमसे हमारे घर में कोई काम करने वाली महिला है, कह रही भैया जी कमर में दर्द हो रहा है, हमने उसको कैल्शियम की गोलियां ला के दे दी, कमर दर्द की गोली देख लिया, रोज काम कर रही है, कमर में दर्द है, महिला है, कैल्शियम दे दी। हमने कोई जांच नहीं किया। किसी को बुखार आया, मलेरिया का सीजन चल रहा है, जाला दे के बुखार आया, मलेरिया पैरासाइट नेगेटिव भी है, तो भी मलेरिया की 4 गोली 6 गोली खिला दी, अर्थात बिना टेस्ट के भी आपने, या हल्का फुल्का टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, डेंगू नहीं भी आया, लेकिन डेंगू का प्रकोप है, डेंगू के लक्षण। लेकिन साहब कैंसर का इलाज मैं अपने मरीजों से कहता हूँ बिना बायोप्सी के नहीं दे सकते, क्योंकि कैंसर के अंदर मरीज मुझको लाइसेंस दे रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा आप अंग भंग कर दो, मेरा ब्रेस्ट निकाल दो, मेरा जबड़ा निकाल दो। और कैंसर के अंदर दुष्कर दवाएं, यानी कि कीमोथेरेपी जैसी महंगी और दुष्कर दवाएं लंबे अरसे तक चलती हैं। तो जब तक की, तो मैं कहता हूं कि भाई कैंसर ऐसा है जैसे कि किसी का मर्डर हो जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा नहीं चलेगा तब तक फांसी पे नहीं लटकेंगे। कैंसर में जब तक बायोप्सी नहीं होगी तब तक इलाज शुरुआत ही नहीं होगी। और कैंसर के इलाज के अंदर चूंकि बड़े बड़े आयाम, डॉक्टर साहब चूंकि कैंसर की बात शुरू हुई है, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप शुरू में ही बताने लगे थे कि ब्रेस्ट कैंसर इस समय महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, क्या ये वास्तव में बढ़ गया है या ये बढ़ रहा है, भारत में ये कितना होता है, विश्व में ये कितना होता है, इसकी एक एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे एक बहुत सूक्ष्म प्रकाश डालें। तो भारत में इंडियन कैंसर सोसाइटी और आईसीएमआर का एक डेटा है, वो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से बताता है कि 2020 में करीब 1,67,000 कैंसर के केस पूरे भारत में हुए,
और गंभीर करीब 1.5 से पौने 2 लाख केसेस 2 एक लाख साल में एक हो साल में जाते हुए, और उसमें अधिकांश महिलाएं, हैं नए केसेस। हाँ नए केसेस, करीब अधिकांश महिलाएं 67% को मृत्यु को प्राप्त हो गई एक साल में। तो ये गंभीर चर्चा है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस, जागरूकता बीमारी के प्रति बहुत कम है, और अगर पता भी लगता है कि गांठ गिल्टी है तो उसको समझ आपकी लेते हैं बात दूर में की गांठ है। दर्शकों को दूसरी तरीके से बता दूं अवश्य। कि हमारे देश में 1.5 से पौने 2 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसमें ताज्जुब नहीं है, हमारा देश जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस देश है। आज हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी अधिक है। हम 143 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ एक साल में करीब पौने 2 लाख या 1,67,000 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। लेकिन जो बात अचंभे की है कि इसमें 2/3 महिलाएं 3rd और 4th स्टेज में डिटेक्ट हो रही हैं। क्योंकि साहब वो 3rd और 4th स्टेज में डिटेक्ट हो रही हैं, मृत्यु को जल्दी प्राप्त होती हैं। उनका इलाज उतनी गुणवत्ता के साथ और उतनी तीव्रता के साथ और उतनी सक्षमता के साथ नहीं हम कर पाते। यदि यही महिला प्राथमिक स्टेज में मैमोग्राम से डिटेक्टेड स्टेज में आ जाती तो हम 70% महिलाओं को न लूज करते, केवल कहते हैं 20 या 30% महिलाओं को लूज करते और 70% की जान हम बचा लेते। ये बात आपने कही। इलाज ज्यादा प्रभावशाली हो जाता यदि हम उसको सोचा। करीब 1 इंच से छोटा या बादाम के समझ ली बराबर, अगर छोटा मूंगफली के बराबर पकड़ ले तो और भी अच्छा है, और बगल की गिल्टियों में ना फैला हो। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मजा फरमाया आपने जी। तो जितना जल्दी कैंसर पकड़े उसका इलाज संभव है। जी देखिए डॉक्टर साहब, अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बायोप्सी कर लिया आपने, मॉलिक्यूलर सबटाइप कर लिया, जेनेटिक सबटाइप कर लिया। अब ये भी देख रहे हैं कि यंगर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है। हमने परिवार में ही देखा कि 30 साल की 32 साल की बहुत महिलाएं, 24 साल की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, अनमैरिड महिलाओं को हो रहा है। तो ये जो कहावत है कि साहब जिनकी देर से शादी होती है, पहला बच्चा देर से होता है, जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं, जिन महिलाओं के अंदर थोड़ी ओबेसिटी होती है या स्मोकिंग और अल्कोहल, तो चलिए हमारे देश में उसका व्यसन कम है, महिलाओं में खासतौर से व्यसन कम है। विदेशों में तो अल्कोहल और स्मोकिंग का उतना ही प्रचलन महिलाओं में है जितना पुरुषों में है। तो ये क्या रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं ब्रेस्ट कैंसर ये होने सब के रिस्क लिए? फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने जो जो बताए रिस्क फैक्टर, उनमें से काफी मॉडिफाइबल है। अर्थात अगर हम हमारी होगी विल पावर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में होगी, तो हम इनको रोक सकते हैं। हम अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, हम नित्य योगासन प्राणायाम करें, व्यायाम करें 1 घंटे, और फैट कम खाएं, सैचुरेटेड फैट और रेड मीट का कम सेवन करें, प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा लें, यानी ताजे फल सब्जियां, रंगीन सब्जियां ज्यादा लें, और हम मानसिक चिंतन से भी बचें, स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस भी आजकल काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है कैंसर के होने में और दूसरी सीरियस आप दादा बनने वाले हैं, तो आप क्या ये सजेस्ट करते हैं कि आजकल की लड़कियां देर से पहला बच्चा पैदा कर रही हैं, बड़ी बड़ी नौकरी कर रही हैं, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि पहला बच्चा उन्हें 20, 22, 25 साल की उम्र पे कर लेना चाहिए? बिल्कुल। और स्तनपान जरूर साल 2 साल दो तक वर्ष कराना 2 वर्ष चाहिए। तक स्तनपान कराना चाहिए, तो उससे हम बच सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा कम हो सकता है। अब बहुत जल्दी से डॉक्टर साहब चर्चा कर लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के क्या प्रकार हैं। जैसे कि कैंसर के इलाज के प्रकार आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बताया प्रिवेंशन, कि हम व्यसन का प्रयोग, जिसको कि बताया सिगरेट तंबाकू का प्रयोग ना करें, वजन ना बढ़ने दें। पर जो मेन 4 या 5 घटक हैं इलाज के, उनमें है सर्जरी, उनमें है कीमोथेरेपी। एक कीमोथेरेपी शब्द चिपक गया है कैंसर के इलाज में, वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं और उनको कैंसर के इलाज की दवाएं कह लीजिए, उनके साथ एक शब्द रह गया है कीमोथेरेपी। चूंकि जो पहला कैंसर की चिकित्सा हुई थी वो एक केमिकल से हुई थी, पर बाद में वो सब फार्मास्यूटिकल हो गए, तो वो एक शब्द है जिसको डॉक्टरों ने छोड़ा नहीं है। शायद अगले दशक में ये शब्द बदल जाए। कैंसर की दवाओं द्वारा इलाज को कीमोथेरेपी कहते हैं, विकिरण द्वारा कैंसर के इलाज को रेडियोथेरेपी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त चूंकि ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन है, ब्रेस्ट जो है हमारा एक हार्मोन डिपेंडेंट ऑर्गन है, तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, एंटी एस्ट्रोजन सर्म टाइप की दवाएं इस्तेमाल होती हैं। और पांचवा आजकल टारगेटेड थेरेपी है। इन सभी थेरेपी पे डॉक्टर साहब बहुत सूक्ष्म प्रकाश डालिए। जी, तो हम ये देखते हैं कि महिला छोटे कैंसर को लेके आई है, अर्ली स्टेज में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम सर्जरी पहले कर सकते हैं, और उसके पश्चात जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अनुसार उनको हम कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे और विशेष टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी आदि दें। यदि महिला आती है जिसका कैंसर 2 इंच से अधिक बढ़ गया है, यानी 5 सेंटीमीटर से,
त्वचा में आ गया है, या चेस्ट वॉल में चला गया है, बगल की गिल्टियों में ज्यादा फैल गया है, या शरीर के दूसरे अंगों में, लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड बोन्स में भी अगर फैलने की संभावना है या आ गया है पेट स्कैन में, तो हम उनको पहले सिस्टमिक ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी करते हैं उससे शुरू करते हैं, और उसके पश्चात जब थोड़ी गांठ छोटी हो जाती है फिर हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी आदि। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। तो मैं बहुत सूक्ष्म में बता दूं कि स्तन का कैंसर अगर 2 सेंटीमीटर तक का है और स्तन के अंदर सीमित है, मेमोग्राम करके, स्टेजिंग करके, पेट सीटी करके देख लिया कहीं और नहीं है, तो उसको स्टेज 1 या T2 या T1 कैंसर कह देते हैं। स्तन का कैंसर हमारे जो सफेद रुधिर है जिसको लिम्फ कहते हैं उसके माध्यम से बगल की गिल्टी में जाता है, हमारे यहाँ की भाषा में कह देते हैं कि करयाहा में चला गया, तो बगल की गिल्टी में जिसको एक्जिला कहते हैं उसमें चला जाता है तो स्टेज 2 हो जाती है। स्तन का कैंसर स्तन में और बगल की गिल्टी में सीमित हो लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा हो गया हो, 4-5-6 सेंटीमीटर का हो गया हो, गिल्टियां एक नहीं 2-3-4 हो गई हो, तो तीसरी स्टेज का कैंसर है। और चौथी स्टेज का कैंसर वो है जो ब्रेस्ट से ट्रैवल करके, ब्रेस्ट से निकल के बाहर घूमने लगा हो, हमारे यकृत यानी लिवर में, फेफड़े में, बोन में, ब्रेन में और हड्डियों में कहीं ना कहीं जाके बैठ गया हो, उसको स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। स्टेज 4 के कैंसर में तो डॉक्टर साहब हार्मोनल ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करते हैं। और अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो जैसे आपने कहा कि सर्जरी करके निकाल दिया, इस पे भी निर्भर करता है कि वो मॉलिक्यूलर सबटाइप क्या है। जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है या HER2 कैंसर है तो कीमोथेरेपी ज्यादा देती है। और अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर है तो चूंकि हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है तो थोड़ा सा हार्मोन चला के और सीधे सर्जरी कर देते हैं, और बाद में जैसे कि स्टेज निकली या जैसा गिल्टियों के अंदर निकला उसको पोस्ट सर्जिकल स्टेजिंग कह देते हैं, वो कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ये हुई स्तन कैंसर पे बात। कितनी महिलाओं को स्तन कैंसर भारत में हो जाता होगा 1 लाख में? तो 1 लाख में दिल्ली शहर में सबसे अधिक इसकी संभावना पाई गई है। 1 लाख में 41 लेडीज को 1 वर्ष में स्तन कैंसर हो जाता है। चंडीगढ़ में थोड़ा सा एक कम है, 40, 39 और 40 है। फिर मुंबई, बैंगलोर, और अगर न्यूयॉर्क और लंदन की बात करें तो वहां 1 लाख में कितनी महिलाओं को हो जाता होगा? तो वहां तो करीब 250-300 तक है। तो हमारी ब्राजील में सबसे ज्यादा, ब्राजील में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा है। अच्छा। सेकंड न्यूजीलैंड है, थर्ड फिर अमेरिका के। कहीं तो डॉक्टर साहब हम पढ़ रहे थे कि कोई कह रहा है कि 12 में से एक, कहीं लिखा है 7 में से एक, कहीं लिखा है 20 में से एक महिला को लाइफ टाइम। वो लाइफ टाइम अगर आप महिला के रूप में पैदा हुए हैं इस मनुष्य की जाति में, मनुष्य की योनि में, तो पूरे जीवन काल में 8 में से 1 महिला को हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, वहां पे यूरोप में कॉकेशियन लेडीज को, अमेरिका और यूरोप में। लेकिन यहाँ अभी भी ईश्वर की कृपा से वो संभावना कम है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इससे बचें, और इससे बचना संभव है यदि स्वतः स्तन की जांच करती रहें सभी महिलाएं 20 वर्ष की आयु के बाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, वजन ज्यादा ना होने दें, तली चीजें न खाएं ज्यादा, लाल मांस ज्यादा न खाएं, और तनाव से बचें। और तनाव बहुत बड़ी बात मानी गई है आजकल। जो बिग डेटा एनालिसिस है उसमें कहते हैं कि कुछ भी डॉक्टर साहब बड़ी सात्विक महिलाएं आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब हमने तो, हम सीधे दुबले पतले, हमने बड़ा सात्विक जीवन, आपके हिसाब से हमने 20-22 साल में हमारी शादी हो गई, 4 बच्चे हुए, हमने स्तनपान कराया, एक पारिवारिक जीवन जिया, कोई व्यसन नहीं। पर तनावग्रस्त देखा गया है बिग डेटा एनालिसिस में कि अगर आप खुश रहना नहीं सीखे अंतः से तो तनावग्रस्त महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा देखा गया है। चलिए डॉक्टर साहब, कैंसर की बहुत चर्चा हो गई, तो आपको मैं जाते जाते ये बता दूं कि स्तन के अंदर कैंसर, स्तन का दर्द जिसको मैस्टैल्जिया कहते हैं, स्तन के अंदर गिल्टियां जिनकी की कोई अहमियत नहीं है, स्तन गठीला भी हो सकता है, स्तन बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है, स्तन में टीबी भी होती है, स्तन में क्रॉनिक ग्रैनुलर मेस्टाइटिस भी होती है, स्तन के अंदर छोटी लड़कियों में एक गांठ बहुत कॉमनली देखी गई है जिसको ब्रेस्ट माउस, और जो हाथ से दबाइए तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, ये शब्द है। वो कभी कभी अपने आप गल जाती है, कभी कभी एक दवा आई है सेंट्रोमान, उससे गल जाती है, कभी कभी बड़े स्तन में छोटी गांठ छोड़ भी देते हैं, कभी कभी लोग उसे निकाल भी देते हैं और उसके अंदर एक नीडल की जांच FNAC करके। तो फाइब्रोएडिनोमा यंग महिलाओं में बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा स्तन में सार्कोमा जैसी एक जटिल दूसरे प्रकार का कैंसर होता है, स्तन के अंदर फिलोइड कैंसर होता है जिसकी चर्चा आज नहीं कर रहे हैं,
वो भी एक सार्कोमा जैसा जटिल कैंसर है। इसके अंदर क्रॉनिक मेस्टाइटिस हो जाती है। प्रायः हड्डियों का दर्द, जिसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं, जो कि वास्तव में स्तन में नहीं है, स्तन के पीछे जो हमारा हड्डियों का रिब का केज है, उसके अंदर महिलाओं को दर्द है, या मसल में दर्द है, वो लगता है स्तन में दर्द है। ऐसे स्तन के दर्द को रेफर्ड पेन कह देते हैं। और इस प्रकार से अनेक बीमारियां स्तन की हैं, निपिल की बीमारियां अलग हैं। इन सभी की चर्चा तो आज संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी स्वास्थ्य की पाठशाला में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव साहब दिल्ली से लखनऊ आए हुए हैं और हमको इन्होंने स्तन के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। तो इसका समापन करूंगा इस श्लोक से। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये अध्याय 6 भगवद गीता का 17वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि आहार अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। विहार यानी लाइफ स्टाइल, दैनिक दिनचर्या, जैसे कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ वुमन एंड ऑल्सो अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो बहुत उसमें गंभीर, अच्छा जल्दी जगें, सूर्योदय के पहले जगें, सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद सो जाएं, रात देर तक न व्हाट्सएप और फेसबुक करते रहें, क्योंकि उससे बहुत अधिक गंभीर चर्चा हो रही है सर। जो महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर रही हैं, उन महिलाओं को स्तन कैंसर का 3 गुना ज्यादा रिस्क है, रिलेटिव रिस्क। और लेडीज हु वर्क इन द नाइट शिफ्ट इज 3 times हायर कंपेयर टू लेडी हु हैज गुड नाइट स्लीप ऑफ 6 to 8 hours। तो रात की स्लीप जरूर रखें। दैनिक ब्रेन का जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोरिदम। के मुंह से हमने सुना है कि जो बड़ी सात्विक महिलाएं हैं और जिनका दिनचर्या बड़ी रेगुलेटेड है और जो माउंट आबू जैसी जगह में रह रही हैं, उनमें चूंकि वो विवाह नहीं करती और बच्चे नहीं पैदा करती, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो रहा है। जैसे नन्स हैं और हमारे यहाँ की ब्रह्म कुमारी हैं, उनमें सुना आपने शोध कर रहे हैं आप, और उनमें कुछ लोगों ने शोध किया है। नन्स में तो पेपर भी पब्लिश मैंने देखे हैं। इस पे प्रकाश डालेंगे। तो उनमें भी स्ट्रेस तो है ही, तनाव तो है ही, क्योंकि वो अकेले रह रही हैं, तो उनमें दूसरे प्रकार के हैं। वो जो हम फैमिली में जो शायद ब्रह्म कुमारी में या नंदरी में इसलिए गई होंगी कि वो बहुत स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज होंगे, ऐसे परिवार से आई थी, इसलिए उनको जाना पड़ा, वहां मजबूर होना पड़ा। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आज यहीं रोकते हैं। आपका एक बार बहुत 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 धन्यवाद। अवसर के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वास्थ्य की पाठशाला की अगली कड़ी के साथ हम फिर आपके पास हाजिर होंगे एक नया विषय लेके। धन्यवाद।